हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ है, ये भी एग्ज़ाम बेसिकली बीपीएससी कंडक्ट करती है। ठीक। और ये एग्ज़ाम आई थिंक 2-3 दिन पहले हुआ है, 9 अगस्त को हुआ है। ठीक। तो हम लोग इसका जो एग्ज़ाम हुआ है, तो बीपीएससी किस पैटर्न पे साइंस का क्वेश्चंस पूछिए। ये एग्ज़ाम जैसे सीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, नॉर्मल बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हम लोग देते हैं, उसी पैटर्न पे होता है। तो हम लोग इसे साइंस का क्वेश्चन देखेंगे कि साइंस का क्वेश्चन बीपीएससी किस तरीके का पूछ रही है, मतलब कि क्या पैटर्न बीपीएससी साइंस में रख रही है। हम लोग साइंस का क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हम लोग साइंस का क्वेश्चन को थॉरली डिस्कस करेंगे। अब देखिए, ये पीवाईक्यू है, तो होता क्या है ना कि क्वेश्चंस बहुत बार, जैसे आप जब एग्जाम दोगे 71st का, जब जो लोग पीटी देंगे, आप देखो कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस क्या है ना कि बहुत सारा क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली यहाँ से आपको मिल जाएगा उस एग्जाम में। ठीक। तो हम लोग इसीलिए इस तरीके से डिस्कस करेंगे कि आपका साइंस का एक बेसिक क्लियरिटी आपको मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। देखिए, राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर, अब ये 4 ऑप्शन बीपीएससी का है। ठीक। अब इसमें देखना है कि राइबोसोम्स आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो राइबोसोम होता है, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं। क्यों? अब प्रोटीन फैक्ट्री से क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो एमिनो एसिड होता है, एमिनो एसिड होता है, ये बेसिकली यहीं असेंबल होता है। एमिनो एसिड जो है यहीं असेंबल होता है, जो कि बाद में प्रोटीन बनता है और जो कि एमआरएनए जो है उसको कैरी करता है। ठीक। तो इसीलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? तो राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, आर द सेंटर फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। वाई? बिकॉज प्रोटीन का फैक्ट्री इसको बोलते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग मूव करते हैं और ये देखते हैं, अच्छा, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये सिंपल है। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ये क्योंकि बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने पूछ दिया आपसे। देयर आर सम प्लास्टिक्स विच व्हेन मोल्ड वंस कांट बी सॉफ्टेंड बाय हीटिंग। मतलब क्वेश्चन का, मैं क्वेश्चन पहले आपको समझा देता हूँ हिंदी में। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक, मान लीजिए प्लास्टिक है, उसको आपने गर्म करके कोई एक शेप दे दिया। मान लीजिए कि कोई प्लास्टिक है, उसको आपने गर्म किया और ये सर्कल का शेप दे दिया। तो अब इसके बाद आप चाह कर भी इस प्लास्टिक को किसी और शेप में नहीं दे सकते हैं। तो ये किस टाइप का प्लास्टिक को कहते हैं? तो इस प्लास्टिक का एग्जांपल हो जाएगा क्या? तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को ये कहते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है, इस टाइप का प्लास्टिक होता है जिसको आप एक बार अगर हीट कर दिए तो मोल्ड नहीं कर सकते हैं। इसके अपोजिट होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जो प्लास्टिक होता है। ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा देखते हैं कि जहाँ से और क्वेश्चन बनता है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है ना, हम लोग उसका 2 टाइप देखते हैं। एक होता है बेकेलाइट, उसका एग्जांपल जो होता है बेकेलाइट होता है। एक होता है मिलामिन, मिलामिन। ठीक। अब जो बेकेलाइट होता है ना और मिलामिन जो होता है, मिलामिन जो होता है ना, फायर प्रूफ में काम आता है। जैसे कि मान लीजिए फायर प्रूफ टाइल्स बनता है, या फिर जो जैकेट बनता है, जो फायर फाइटर्स होते हैं उनके जैकेट पे मिलामिन लगा दिया जाता है। बेकेलाइट जो होता है ना, जैसे आप स्विच देखते होंगे, इन सब, ये सब बनने में हेल्पफुल होता है बेकेलाइट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मेथड इन पॉलीमर केमिस्ट्री। अब देखिए, एक होता है ना वॉशिंग मशीन, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो सेंट्रीफ्यूगेशन पे वर्क करता है, सेंट्रीफ्यूगेशन पे। लेकिन ये अल्ट्रा कह रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास। जो मेथड होता है जो ऑब्टेन होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑब्टेन होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स आर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ। अब देखिए, ये सब क्वेश्चन क्या है ना कि बीपीएससी हमेशा पूछती है। अगर आप बीपीएससी का पीवाईक्यू अगर आप देखे हैं तो हमेशा आपको यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो हाइड्रोलिक जो ब्रेक है वो बेसिकली पास्कल लॉ पे काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पास्कल लॉ। पास्कल लॉ पे काम करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स, पास्कल लॉ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर। अब देखिए, नॉर्मली बच्चा अगर जिसे नहीं पता तो वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बताएगा, लेकिन ये ऑप्शन आंसर नहीं है। आइंस्टाइन को मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, जो कि आगे जाकर के क्वांटम फिजिक्स का बेसिस बनता है। और ये कब मिला था? तो ये मिला था 1921 में। आप डेट भी याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था, यह ध्यान रखेंगे। टेम्परेचर एट विच सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स गिव्स द सेम रीडिंग। अब देखिए, ये -40 डिग्री, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। आपने अगर घटना चक्र अगर या फिर लूसेंट कुछ भी अगर आपने बनाया होगा तो आपको पता होगा कि आपका ये क्वेश्चन जो है वहीं से बन जाएगा। होता है ना, CY5 = F - 32/9।
अब आप इसमें सी और एफ को इक्वल करके आप देखोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -40 डिग्री। ठीक, कि -40 डिग्री पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होता है वो बराबर हो जाता है। अब देखिए, अब मैं एक बात बताता हूँ, क्वेश्चन बीपीएससी कहाँ से पूछा था, अब कहीं से नहीं पूछा, आप बेसिकली घटना चक्र अगर लगा जाओगे आप, अगर आप घटना चक्र लगा जाओगे तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कहने का मतलब मेरा होता है कि 90% ऑफ द क्वेश्चन जो है आपका आसानी से बन जाएगा अगर आप वो लगा लोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अ सॉलिड पीस ऑफ आयरन सिंक्स इन वाटर बट फ्लोट्स इन मरकरी। अब इसका कारण क्या है? अ सॉलिड पीस ऑफ वाटर आयरन सिंक्स इन वाटर, मतलब कि पानी में डूब जाता है एक आयरन का जो मान लीजिए कोई भी एक आयरन का पीस पानी में डूब जाता है, लेकिन मरकरी में क्यों नहीं डूबता? तो इसका कारण क्या है कि जो आयरन का डेंसिटी होता है ना, वो वाटर से आयरन का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है। वाटर से आयरन का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है, लेकिन जो आयरन का डेंसिटी होता है वो क्या होता है? कम होता है। किससे? तो कम होता है मरकरी से, इसीलिए वो मरकरी में नहीं डूबता है और पानी में डूब जाता है। तो अब देखिए ऑप्शन हम लोग देखते हैं, आप इस यहाँ से समझिए कि पानी से ज़्यादा होता है आयरन का डेंसिटी, इसलिए वो डूब जाता है, लेकिन मरकरी से कम होता है डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ आयरन इज लेस देन वाटर एज वेल एज मरकरी। नहीं, ये गलत हो गया। द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मरकरी। अब देखिए, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज मोर देन वाटर बट लेस देन मरकरी, तो ये ऑप्शन सही है, तो ये ऐसे ही सही हो गया। अब आगे देखने की जरूरत भी नहीं है। द फर्स्ट हार्मोन प्रोड्यूस बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो पहला हार्मोन है वो प्रोड्यूस किया गया जेनेटिकली इंजीनियरिंग से, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा? इंसुलिन। ये ह्यूमंस के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली ई कोली एक बैक्टीरिया है, ई कोली बैक्टीरिया से, ये नाम आप याद रखिएगा, ई कोली बैक्टीरिया। ये आई थिंक अराउंड 1982 के अराउंड हुआ था। आप एक बार डेट ईयर चेक कर लेंगे। आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ईयर इंपॉर्टेंट है कि इतना आपको ईयर याद रखना हो, बट स्टिल अगर आपको याद करना है तो आप एक बार कर सकते हैं। लेजर इज यूज टू मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एज द मून, ये एकदम सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ सनलाइट, ये भी सही है। तो यही कारण होता है कि जो लेजर होता है वो इसका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का जो होता है डिस्टेंस मेजर करने में काम आता है। तो बोथ ए एंड आर इज द करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 का सी, क्योंकि ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, द लाइट आर हाईली कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट, तो ये सही है। और इसी कारण से लेजर जो होता है वो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज अ मून, सन, इन सब को मेजर करने में हेल्पफुल होता है। वो रिफ्लेक्ट बैक करके आ जाता है वापस से, जिससे कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक सोर्स है, ठीक है, यहाँ से हम लोग भेजे और ये जाएगा यहाँ से बाउंस बैक करके यहाँ से आ जाता है, जिससे कि डिस्टेंस मेजर करने में ईजी होता है। द मोहर डिसकंटिन्यूटी मार्क्स द बाउंड्री बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए अर्थ का लेयर आप समझिए, ये अर्थ का लेयर ऐसे है, ठीक। एक होता है, सबसे पहले तो हो गया ऊपर हो गया क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। ये क्रस्ट हो गया, ये मेंटल हो गया, ये फिर कोर हो गया। मैं आपको थोड़ा सा कलर डिफरेंट कलर में समझा देता हूँ। ये बेसिकली कोर हो गया, ये क्या हो गया? ये मेंटल हो गया, और ये क्या हो गया? ये हो गया क्रस्ट। तो जो ये बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री है, ये जो बाउंड्री होता है ना, ये इसे बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। कि यहाँ से डिसकंटिन्यूटी हो रहा है तो इससे बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। मतलब कि लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल जो होता है उसको बोलते हैं क्या? तो उसको बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब ये जो होता है ना, ये एरिया, इसको बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, जो मेंटल होता है और कोर के बीच में होता है उसको बोलते हैं गटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, और जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में होता है उसको बोलते हैं मोहर डिसकंटिन्यूटी। मतलब जहाँ से वो डिफरेंट हो जाता है क्रस्ट को, ठीक। अब इससे आप आंसर खुद लगा सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये क्रस्ट है और ये तो अपर मेंटल है ना, यही तो अपर मेंटल है, ये तो लोअर मेंटल, ये अपर मेंटल है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Mg। अब इसको समझिए, ये बेसिकली बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ Mg, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा F। अब आप ऐसे समझिए कि जो Mg होता है, जो मैग्नीशियम होता है, तो मैग्नीशियम का वो जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज, वैसे अब ऐसे समझिए, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 12, ठीक। और आयरन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 9, ठीक। अब Mg
टू प्लस, मतलब टू प्लस कब लगेगा, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जो आयरन है वो एक F माइनस होगा, तो एक माइनस का मतलब क्या है, को एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10। तो आप ये समझिए कि जो, तो यही कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि जब ये गेन करेगा लूज करेगा तो कौन किसका जो एटॉमिक जो ये है एस्ट्रोसेसी है वो सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा किसका, तो Mg का और आयरन का। आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि ये 2 लूज करेगा और ये एक गेन करेगा, तो इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल हो जाएगा। The pi bond formed by overlapping of two parallel p orbitals। ये जो है ये साइडवेज जो मूवमेंट होता है, साइडवेज जो मूवमेंट होता है पी वेव का ऑर्बिटल का, जिससे कि पाई बॉन्ड बनता है, जैसे सी सी होता है ना, सी सी इस टाइप से हम लोग देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बनता है उसी में। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए एक्वा रेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं एक्वा रेगा का आपको सबसे पहले फॉर्मूला ही समझा देता हूँ। ये होता है 3:1। अब इसमें जो 3 होता है ना वो होता है HCl, और जो 1 होता है ना वो होता है कौन, HNO3 नाइट्रिक एसिड। अब देखिए, अब इसमें क्या करा, एक्वा रेगा इज द मिक्सचर ऑफ HNO3 एंड HCl इन अ मॉलिक्यूलर रेशियो ऑफ 3:1, ठीक है। लेकिन ये क्या करा कि HNO जो 3 है वो 3 है, लेकिन नहीं, यहाँ पे HCl 3 होता है, तो पहला स्टेटमेंट ऐसे ही गलत हो जाएगा। अब जब पहला स्टेटमेंट गलत हो गया तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, आप इसको एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं, और एलिमिनेशन मेथड लगा करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन द pH ऑफ एक्वा रेगा डिजॉल्व द गोल्ड एंड एल्यूमिनियम, एकदम सही है। नाइट्रोसिल क्लोराइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इम्पार्ट्स येलो एंड ऑरेंज कलर एक्वा रेगा, ये एकदम सही है। तो इसका 2-3 तो वैसे ही हो जाएगा, ठीक। अब पहला गलत हो गया, 2-3 हो गया। एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल क्लस्टर, मेटल क्लस्टर का एग्जाम्पल कौन है, तो ये बेसिकली एग्जाम्पल है कौन, तो Fe3CO का होल 12, ये है बेसिकली मेटल क्लटर का एग्जाम्पल। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ड्रग यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, कि किसी को स्ट्रेस है और एंग्जाइटी है तो कौन सा ड्रग का यूज किया जाता है, तो बेसिकली ये किया जाता है ट्रैंक्विलाइजर का। अब क्यों किया जाता है, क्योंकि ये जो नर्वस सिस्टम होता है ना, नर्वस सिस्टम को जा करके आपको स्ट्रेस और एंग्जाइटी कब कैसे होगा, तो नर्वस सिस्टम से ही होगा, नर्वस सिस्टम से ही होगा। इसलिए जो ट्रैंक्विलाइजर होता है वो नर्वस सिस्टम को जा करके इम्पैक्ट करता है। और जो एनाल्जेसिक है ये पेन रिलीफ करता है, पेन, आपको मान लीजिए दर्द है तो आपको एनाल्जेसिक जो ड्रग्स होता है वो आपको दिया जाएगा, तो आपका क्या होगा कि पेन रिलीज होगा। जो एंटीपायरेटिक होता है ये बेसिकली जो फीवर होता है उसे रिड्यूस करता है, मतलब अगर आपको बुखार है तो फीवर है तो वो आपको रिड्यूस कर देगा, ठीक। और एंटीहिस्टामाइन जो होता है ट्रीट जिस मान लीजिए कोई एलर्जिक रिएक्शन आपको हो रहा है, ठीक, तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट करता है, मतलब एलर्जिक रिएक्शंस मान लीजिए हो रहा है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए एंटीहिस्टामाइंस है। तो ये आपको याद रखना है कि एनाल्जेसिक जो है वो पेन रिलीफ करता है, ट्रैंक्विलाइजर जो है वो नर्वस सिस्टम के लिए, एंटीपायरेटिक जो है वो फीवर रिड्यूस करता है, और एंटीहिस्टामाइन जो है वो एलर्जिक रिएक्शन के लिए है। द फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट्स कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाई, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। जो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इलेक्ट्रॉन स्पिन। अब देखिए, अब इसमें क्या है ना कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में अगर जाइएगा ना तो आप खुद फंस जाइएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक EPR भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो अब उसमें उतना जाएगा तो आप फंस जाएगा, तो इसलिए उसको हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेनेशन को नहीं देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हेन एग इज बॉइल्ड एंड चेंजेज इनटू सॉलिड कंटेंट देयर इज, अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपने कच्चा अंडा देखा हुआ तो क्या होता है, ये अंडा है तो इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड होता है, ठीक। तो जब इसको हम लोग बॉइल करते हैं तो क्या होता है, वो सॉलिड बन जाता है। तो जो लिक्विड है वो क्या होता है, बहुत ही डिसऑर्डर वे में होता है, लेकिन जब ये सॉलिड होता है तो क्या होता है, ऑर्डर बन जाता है, तो डिक्रीज इन डिसऑर्डर हो जाएगा, यही होता है ना, डिक्रीज कर जाता है। द आर्हेनियस कंसेप्ट, द रेट ऑफ कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन, तो ये बेसिकली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका एक फार्मूला होता है, तो उसमें जो टेम्परेचर होता है उस पर ये डिपेंड करता है। एंड अल्फा पार्टिकल, तो अल्फा आपको पता है अल्फा बीटा गामा, तो गामा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और जो अल्फा पार्टिकल होता है वो 2 होता है, हीलियम 2+ होता है जो अल्फा पार्टिकल होता है इसको, ठीक। तो ये ध्यान रखिए, अल्फा 2। अब इसमें होता क्या है कि 2 न्यूट्रॉन्स होता है, 2 प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है इसमें, 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है,
और इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक। डबल आयोनाइज हीलियम ऑफ न्यूक्लियस, ये आंसर इसका होगा, डबल आयोनाइज हीलियम, ठीक है। He+2 होता है। अब जैसे अब ये निकलता कहाँ से, तो बेसिकली अब जैसे हो गया यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, इन सब से निकलता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट हार्मोन, अब ये हम लोग को पता है कि साइटोकिनिन प्लांट हार्मोन है, जो कि जो ऑस्ट्रोजन, ये तो मतलब बेसिकली एक सेक्स हार्मोन है जो सेक्स के टाइम पे निकलता है फीमेल में। थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड, तो ये आपको पता है। और इंसुलिन तो पैंक्रियाज में। साइटोकिनिन जो होता है ना, ये बेसिकली हेल्प करता है सेल डिवीजन में। ये हेल्प किसमें करता है, तो ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, जो साइटोकिनिन होता है, ठीक। और एक होता है ऑस्ट्रोजन, तो फीमेल हार्मोन हम लोग डिस्कस कर लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, रेगुलेटिंग हार्ट बीट, बैलेंसिंग बॉडी, तो ये ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। अब जो थिंकिंग है वो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है सेरेब्रम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग। एंड फॉर हार्ट बीट रेगुलेशन कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो मेडुला इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्ट बीट एंड बैलेंसिंग द बॉडी पार्ट, जो बॉडी का पोस्चर होता है उसको बैलेंस करने के लिए कौन होता है, तो सेरेब्रम, CEREBELLUM। अब यहाँ से ध्यान रखें, एक में क्या है, एक में ब्रम है और यहाँ पे ब्लम है, ये डिफरेंस है दोनों में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, मतलब गलत कौन मैच है, तो व्हाइट रेवोल्यूशन ये सही मैच है, ठीक। ऑयल सीड्स फैट ये भी सही है, लेयर्स ऑफ एग ये भी सही है। अब एपी कल्चर जो है ना, ये गलत मैच है। क्यों गलत मैच है वो हम लोग देखेंगे। एपी कल्चर जो होता है ना, ये बेसिकली बी कीपिंग के लिए होता है, बी कीपिंग के लिए होता है। और जो फिश के लिए होता है ना, वो पीसी कल्चर होता है, ठीक है। चलिए, इन इवोल्यूशनरी टर्म्स वी हैव अ मोर कॉमन विथ, अब देखिए तो बेसिकली चिंपांजी, तो हम सबको पता है कि हम लोग चिंपांजी से ही इवॉल्व करके आए, तो उसमें डिस्कशन का बात ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियल डिजीज इज काउज्ड बाय कैटल, ये बेसिकली एंथ्रेक्स है, जो कि एंथ्रेक्स होता है वो बेसिकली बैक्टीरियल डिजीज है काउज्ड बाय कैटल, बाकी सब जो है वायरल डिजीज है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन रिलेटेड टू, अब देखिए एम एस स्वामीनाथन कौन थे, तो ये बेसिकली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इनको बोला जाता है। एम एस स्वामीनाथन को क्या बोला जाता है, तो बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। बायो फर्टिलाइजर यूजेस ऑर्गेनिक फार्मिंग इंक्लूड्स, अब बेसिकली सिंबॉलिक एंड फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया, ये भी सही है। जो राइजोबियम होता है वो क्या है, तो फ्री लिविंग नाइट्रोजन है, जो उसके रूट में रहता है, लेगुनस जिसको होता है ना, ये पेड़ है तो इसका रूट में राइजोबियम रहता है ना, तो उसी को बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, मतलब वो भी कुछ उसको हेल्प करता है, बैक्टीरिया भी प्लांट को हेल्प करता है, प्लांट भी बैक्टीरिया को हेल्प करता है, तो वो होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब होता है नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया, जो कि साइनोबैक्टीरिया होता है, जो कि फ्री लिविंग होता है, ठीक। जैसे एजोबैक्टर हो गया, सॉरी एनाबेना हो गया, और नॉस्टेक हो गया, मैं लिख देता हूँ, एनाबेना हो गया, नॉस्टेक हो गया, ये सब, ठीक। अब होता है फॉस्फेट सोबलाइजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म, जैसे बैसिलस हो गया, स्यूडोमोनास हो गया, तो ये सब क्या है, एग्जांपल मैं देता हूँ, स्यूडोमोनास हो गया, बैसिलस हो गया, ये सब एक एग्जांपल है, ठीक। लिकेंस आर द गुड बायो इंडिकेटर फॉर विच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन। अब देखिए जो लाइकेंस होता है ना, ये बेसिकली SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका पॉल्यूटेंट था। अब जब हाई लेवल ऑफ SO2 होगा ना एयर में, तो उससे क्या होता है कि जो लिकेंस होता है ना वो घटने लगता है। अगर मतलब एक SO2 जो है वो बढ़ रहा है, तो जो लिकेंस है वो घटेगा। तो इसी से पता चलता है, अगर लिकेंस घट रहा है तो इससे पता चलता है कि SO2 का जो मात्रा है वो बढ़ गया है। द एंथर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कॉन्टेंट, एंथर्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कॉन्टेंट। अब जो एंथर्स क्या होता है, बेसिकली जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव होता है, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर का। जब वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो स्टीमन होता है, तो ये क्या होता है, इसमें होता है पॉलन ग्रेन, ठीक। तो ये होता है पॉलन ग्रेन। अब हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। बाकी ओव्यूल जो होता है ये तो बेसिकली फीमेल है,
फीमेल का पार्ट है, ये तो आप सबको पता ही है, जिसको ओवरऑल हम लोग ओवरी बोलते हैं। और जो पिस्टल है वो भी, ये पिस्टल है ये बेसिकली ये भी फीमेल का पार्ट है। तो फीमेल का जो ओवरऑल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। ऑर्गेनिक फार्मिंग डज नॉट इंक्लूड, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो किसे इंक्लूड नहीं करता है? तो क्रॉप रोटेशन को इंक्लूड करता है, बायो पेस्टिसाइड को इंक्लूड करता है, बायो फर्टिलाइजर, बेसिकली जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है ना उसे इंक्लूड नहीं करता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो बेसिकली केमिकल फर्टिलाइजर को इंक्लूड नहीं करता है। तो चलिए हम लोग ने जो 30 MCQs था साइंस का वो हम लोग डिटेल में डिस्कस किया, आप सबने देखा। अब आपको कैसा लगा लेक्चर, प्लीज़ डू रिव्यू, आप कमेंट में रिव्यू दीजिए कि आपको अच्छा लगा, जो भी लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा। और हम लोग उसी बेसिस पे फिर डिफरेंट लेक्चर लेकर के आएंगे और हम लोग इम्प्रूव करेंगे। अब देखिए 71st BPSC में ऑलमोस्ट जो है वो 1 मंथ बचा हुआ और 1 मंथ इज़ द मोर देन सफिशिएंट फॉर प्रिपरेशन। अगर आप अच्छे से 10 घंटे 11 घंटे आप पढ़ाई करते हैं तो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है कि आप इजीली एग्जाम निकाल लीजिएगा। और एग्जाम में क्या है ना, यही सबसे क्वेश्चन आता है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मैंने लगातार 3 PT दिया है और मेरा तीनों में 100 मार्क्स थे PT में, तो आई नो हाउ टू क्लियर PT। दूसरी बात, हम लोग का देखिए डिफरेंट इनिशिएटिव चलता है। मैं 2 मिनट आपका और लूँगा, अगर आपने इतना देर वेट किया है तो, लेक्चर सुना है ध्यान से। तो हम लोग का जो क्यूज़ इनिशिएटिव है वो ऑलमोस्ट अब एंड होने पे है। तो आप जाइए डेली जो क्यूज़ लगाइए, प्लस जो हम लोग का जो करंट अफेयर्स है उसे अटेम्प्ट कीजिए। उसका डिस्कशन हम लोग का मोस्ट प्रोबेबली कल से या आज से आई थिंक 13 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। वो हम लोग को जूम पे करेंगे, /मीट पे करेंगे। आप वहाँ जुड़ सकते हैं मुझे डीम करके, मतलब फिर टेक्स्ट करके। तो चलिए लेक्चर कैसा लगा आप रिव्यू जरूर दीजिए। लेक्चर अच्छा लगा आपको तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। और हाँ, आपको जो ये PDF है, अगर आप इसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं PDF, तो PDF आपको टेलीग्राम पे इसका मिल जाएगा। इस लेक्चर का टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगा। और आप जो भी PYQ कवर करवाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए, हम लोग उसको कवर कर देंगे। टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको वो कमेंट सेक्शन में, आप अगर कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो पिंड कमेंट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप खोलेंगे, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, उसमें भी जाएंगे तो आपको वहाँ भी जो लिंक है हम लोग का टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।